आज SN2 अभिक्रिया को पढ़ना है। SN2 अभिक्रिया को देखो ऐसे ही पहचान सकते हैं। 2 का मतलब होता है बाईमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर का अर्थ है 2 मॉलिक्यूल को लेकर होने वाली अभिक्रिया। इसके बाद N का अर्थ होता है न्यूक्लियोफिलिक, S का अर्थ है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोगों को पढ़नी है। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पिछली क्लास में हम लोगों ने एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को पढ़ा था। ये द्विअणुक है और तकरीबन अगर हम लोगों ने SN1 रिएक्शन को कवर कर रखा है, अच्छे ढंग से पढ़ रखा है, SN2 अभिक्रिया उससे सरल लगने वाली है। तो समय को बर्बाद किए बिना भैया स्टार्ट करते हैं SN2 अभिक्रिया क्या होती है। जैसे कुछ बातें SN2 अभिक्रिया के विषय में हमें लिख लेनी चाहिए पहले से। जैसे आपने पिछली क्लास में लिखा था SN1 अभिक्रिया के लिए कि SN1 अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है, लेकिन जो SN2 अभिक्रिया होती है वो केवल 1 पद में पूर्ण होती है। तो सबसे पहली बात, SN2 बेटा अभिक्रिया को ऐसे लिख सकते हैं, केवल एक पद में पूर्ण होती है। अर्थात इसको संपन्न होने के लिए केवल 1 पद चाहिए, 1 पद में पूर्ण होती है। अच्छा, पिछली क्लास में जो हम लोगों ने SN1 अभिक्रिया लिखी भी थी उसमें से आपने देखा भी था अभिक्रिया 2 पदों में कैसे पूर्ण हो रही थी। पहले पदार्थ जो अभिकारक क्रियाधार अभिकारक सब्सट्रेट जो होता था वो सबसे पहले पद में तो आयनों में टूटता था और दूसरे पद में न्यूक्लियोफाइल उसके साथ जोड़ता था। इस प्रकार से 2 पद हो जाते थे, लेकिन ये जो SN2 रिएक्शन है वो केवल 1 पद में ही पूर्ण होती है। अच्छा, एक और नंबर इसमें से लिखेंगे। क्या लिखेंगे इस बात को कि SN2 अभिक्रिया के दौरान, SN2 अभिक्रिया के दौरान एक संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। अब इस बात को समझ लेते हैं कि जब भी SN2 अभिक्रिया हुई तो उसमें से संक्रमण अवस्था प्राप्त होती है। इसका क्या अर्थ है? संक्रमण अवस्था होती क्या है? देखो ध्यान से देखते हैं इस बात को। जैसे बेटा इस संक्रमण अवस्था को पता करने के लिए मेरे पास मैं क्या लेता हूँ, एक अभिक्रिया लेता हूँ। मेरे पास एक अभिक्रिया है जिनमें R सिंगल बॉन्ड X एल्किल हैलाइड पर किसी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवानी है। बेटा मैंने न्यूक्लियोफाइल को यहाँ लिख रखा है। अच्छा, अभिक्रिया के दौरान होता क्या, देखो इस बार जब भी RX की अभिक्रिया किसी न्यूक्लियोफाइल से होती है, बेटा ध्यान रखने वाली बात है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, सीधे जाकर जुड़ना स्टार्ट कर देता है R से। अब पूछेगा R से जुड़ना क्यों स्टार्ट कर देता है, इसको भी ध्यान रखने वाली बात है। देखो कैसे, आप सभी जानते हो R और X में जो बॉन्ड होता है वो किसकी ओर खिसका रहता है, X की ओर। अर्थात X पर आता है ऋण आवेश आंशिक रूप से और R पर आता है आंशिक रूप से धनावेश। अब सोचने वाली बात है, न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा आके तो न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक नहीं कर सकता। क्यों सामने से अटैक नहीं कर सकता? क्योंकि X पर भी नेगेटिव चार्ज है, ऋण आवेश है, और न्यूक्लियोफाइल पर भी कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। तो जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा और सामने की ओर से जुड़ने का काम करेगा, X निगेटिव चार्ज वाला पार्ट इस निगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल को क्या कर देगा, प्रतिकर्षित। क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को क्या कर देते हैं, प्रतिकर्षित। तो न्यूक्लियोफाइल सामने से तो अटैक नहीं कर सकता, तो न्यूक्लियोफाइल करेगा क्या, न्यूक्लियोफाइल अभिक्रिया में R पर अटैक करेगा। क्यों? इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो R पर अटैक करेगा, लेकिन कहां से करेगा, पीछे की ओर से अटैक करेगा। तो देखो कैसे पीछे की ओर से अटैक करेगा, जो न्यूक्लियोफाइल होगा ये एक पीछे की ओर से अटैक करेगा RX पर। जैसे ही अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल RX पर, वो कंडीशन पर होगा क्या, R और X के बीच बना हुआ बॉन्ड टूटने लगेगा। अभी टूटा नहीं है बॉन्ड, ये ध्यान रखना। R और X के बीच बना हुआ बॉन्ड क्या होने लगेगा, टूटने लगेगा। जैसे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता रहेगा RX के बीच में, वैसे वैसे न्यूक्लियोफाइल R के साथ अपना बॉन्ड मजबूत करता रहेगा, बनाता रहेगा। तो
तो ध्यान रखने वाली बात है, ये वह अवस्था है जब R और X के बीच का बॉन्ड ना तो टूटा है और ना ही न्यूक्लियोफाइल और R के बीच का बॉन्ड बनकर तैयार हो रहा है। अर्थात इस अवस्था में क्या हो रहा है, बॉन्ड धीरे धीरे टूट रहा है और यहां पर NU न्यूक्लियोफाइल और R के बीच बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा है, बन रहा है। इस विशेष अवस्था को, अच्छा ये कंडीशन केवल एक क्षण मात्र के लिए आती होगी, बहुत ज्यादा समय के लिए कंडीशन नहीं आती, मात्र क्षण मात्र के लिए आती होगी ये कंडीशन। तो इस विशेष अवस्था को ही हम बोलते हैं संक्रमण अवस्था। तो जब भी कभी ऐसा नंबर आएगा कि संक्रमण अवस्था कौन सी अवस्था होती है, बेटा आप इसको परिभाषित भी कर सकते हो। संक्रमण अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें से एल्किल ग्रुप से हैलाइड ग्रुप क्या होता है, अपने बॉन्ड को तोड़ रहा होता है और सेम उसी समय जैसे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता जाता है, न्यूक्लियोफाइल एल्किल ग्रुप से अपने बॉन्ड को क्या कर रहा होता है, स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। अच्छा, यहां से लेके यहां तक की अभिक्रिया का वेग कैसा रहता है, स्लो, और जैसे ही एक बार संक्रमण अवस्था आती है अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। बेटा अभिक्रिया का वेग देखो कैसे बढ़ता है, इसको भी देखते हैं। अभिक्रिया हो जाती है फास्ट, और फास्ट अभिक्रिया होती कैसे, मैंने बताया RX के बीच बॉन्ड धीरे धीरे क्या हो रहा होता है, टूट रहा होता है। संक्रमण अवस्था के बाद शीघ्रता से बॉन्ड टूट जाता है, और जब शीघ्रता से बॉन्ड टूट जाता है तो बेटा X माइनस चार्ज के फॉर्म में अलग हो जाता है और R के साथ पीछे जुड़ जाता है न्यूक्लियोफाइल। तो इस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करते हुए एल्किल ग्रुप को के साथ अपनी अभिक्रिया बना ली। तो इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। अच्छा कोई पूछेगा पहला फर्स्ट स्टेप ये है और सेकेंड स्टेप है, नहीं, ये पूरी एक ही अभिक्रिया है। संक्रमण अवस्था केवल कुछ क्षण मात्र के लिए प्राप्त होती है। अभी ध्यान देने वाली बात है, अभिक्रिया का तरीका हम सीख गए। पिछली बार क्या होता था, मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं, पिछली बार पहले कंपाउंड आयनों में टूटता था तब न्यूक्लियोफाइल जुड़ पाता था। इस बार कंपाउंड आयनों में टूटे बिना, देखो कंपाउंड आयन में मैंने ब्रेक नहीं किया है, सीधे न्यूक्लियोफाइल को उसके साथ जोड़ दिया। तो एक विशेष बात यहां से ध्यान रख लेनी है, SN1 अभिक्रिया के लिए पदार्थ का आयनों में टूटना अनिवार्य है, जबकि SN2 अभिक्रिया के लिए पदार्थ का आयनों में टूटना अनिवार्य नहीं है। तो जो पदार्थ शीघ्रता से आयन में टूट जाएगा वो SN1 अभिक्रिया करेगा, और जो पदार्थ शीघ्रता से आयनों में नहीं टूटेगा वो कौन सी अभिक्रिया को संपन्न करेगा, SN2 अभिक्रिया को। अच्छा एक और देखते हैं, स्लो स्टेप को ढूंढते हैं। स्लो स्टेप में अभिकारक अणुओं को देखते हैं कितने हैं। तो बेटा पहला अभिकारक अणु ये है और दूसरा अभिकारक अणु ये है। इसका मतलब स्लो स्टेप में अगर अभिकारक अणुओं की संख्या 2 है तो इस अभिक्रिया की कोटि भी कितनी होने वाली है, 2। तो एक नंबर मुझे और मिल जाता है। हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि स्लो स्टेप में अभिकारक अणुओं की संख्या 2 है। अभिकारक अणुओं की संख्या 2 है, अतः इसकी का मतलब है SN2 की कोटि भी 2 होती है। अगर बेटा कोटि 2 होती है, देखो इसका वेग समीकरण कैसे लिख सकते हैं, इसका वेग समीकरण लिख सकते हैं, या अगर आप लिखना चाहें तो वेग नियम भी बोल सकते हैं इसी को। वेग समीकरण कैसे लिखेंगे, R प्रोपोर्शनल टू, और बेटा क्योंकि 2 अभिकारक अणु हैं तो सबसे पहला अभिकारक अणु लेंगे RX की सक्रिय द्रव्यमान की घात 1, और दूसरा लेंगे न्यूक्लियोफिलिक, इसके सक्रिय द्रव्यमान की घात 1। क्योंकि अभिक्रिया स्लो स्टेप में दोनों ही अभिकारक पदार्थ हैं, इसलिए अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारक पदार्थों पर निर्भर करता है। और बेटा अगर इसकी कोटि निकालनी भी होगी तो घातों को आपस में क्या कर लेते थे, जोड़ लेते थे। तो और कोटि आर्धर निकालना भी होगा तो हम 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कोटि कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये पहले बताया जा चुका है। तो इसलिए अभिक्रिया के वेग समीकरण को भी हम लिख पाएंगे। अगर यही वेग समीकरण हम हिंदी में लिखना चाहें तो देखो कैसे लिख सकते हैं, वेग समीकरण प्रोपोर्शनल टू RX का एक नाम और आपने पढ़ा था,
क्रियाधार, या इसको एक और नाम जानते थे, सबस्ट्रेट कहते थे। इसकी घात 1, और बेटा न्यूक्लियोफाइल होता था तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आक्रमणकारी। नाभिक स्नेही। अभिकर्मक। तो बेटा देखो ये सिंबल की लैंग्वेज पे लिखा हुआ फॉर्मूला है और ये हिंदी में मैंने उसी फॉर्मूले को पूरी तरह से बता रखा है। आप चाहें तो घात 1 और 1 लगा सकते हैं। देखो बेटा इसमें से और इंपॉर्टेंट चीज जो फैक्ट इससे मिलते हैं उसको ले लेते हैं। देखो एक ध्यान देने वाली बात है, अभिक्रिया में आपने देखा कैसा कि अभिक्रिया में अगर x लेफ्ट साइड पे है, सॉरी राइट साइड पे है, तो जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कहां से, लेफ्ट से। बिल्कुल सेम इसका दूसरा हम अर्थ भी समझ सकते हैं कैसे, अगर बाई चांस किसी अभिक्रिया में जो x है वह या हैलोजन ग्रुप है ये लेफ्ट पे है, तो न्यूक्लियोफाइल कहां से जुड़ेगा, राइट से। हमेशा x से अपोजिट डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। तो इससे हम एक बात को पहचान सकते हैं कि अगर r से x राइट में है तो न्यूक्लियोफाइल कहां से जुड़ेगा, लेफ्ट से। अर्थात सूत्र को बिल्कुल कैसा कर देगा, विपरीत कर देगा। तो इस बात को भी लिख लेते हैं। देखो क्या लिखते हैं, यदि Rx, जो भी Rx है वो Rx L फॉर्म का है तो वह SN2 क्रिया के पश्चात डी फॉर्म यौगिक में बदल जाएगा। डी फॉर्म यौगिक में बदल जाएगा। तो एक विशेष बात यहां पर ये वाली ध्यान रखनी है, क्योंकि फॉर्मूला जस्ट अपोजिट हो जाता है। अभी तक क्या था कि नेगेटिव चार्ज पार्ट राइट पे था, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद नेगेटिव चार्ज वाला पार्ट जो है वो लेफ्ट में आ गया है। तो इसका अर्थ है अगर यौगिक का फॉर्म एल हुआ, लीवो फॉर्म का कंपाउंड हुआ, तो ये उसे पलट कर कैसा फॉर्म बना देगा, डेक्स्ट्रो। और इसका जस्ट अपोजिट भी है कि डेक्स्ट्रो वाले को काहे में बदल देगा, लीवो वाले में बदल देगा। तो इसको और लिख देते हैं, इसका विपरीत भी संभव है। इसका विपरीत अर्थात डेक्स्ट्रो फॉर्म को लीवो फॉर्म में चेंज कर देगा। इसका विपरीत भी संभव है। एक बेटा बात इसमें से और हम लोग लिखेंगे कि जब भी कभी फॉर्मूला जस्ट विपरीत हो जाता है, अर्थात एल फॉर्म से डी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है या डी फॉर्म से एल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इस घटना को हम कहते हैं वाल्डन प्रतिलोमन। तो इसको विशेष ध्यान रखना है। मैं ये लाइन पे लिख देता हूं, जब यौगिक का प्रकाशिक रूप का मतलब है एल फॉर्म से डी फॉर्म में या डी फॉर्म से एल फॉर्म में। जब यौगिक का प्रकाशिक रूप परिवर्तित होता है, जब यौगिक का प्रकाशिक रूप परिवर्तित होता है तो यौगिक में इस घटना को वाल्डन प्रतिलोमन कहा जाता है। तो ये वाली बात कभी कभी पूछ लेता है, वाल्डन प्रतिलोमन क्या होता है। तो बिल्कुल आसान से बताओगे कि जब भी कभी SN2 अभिक्रिया होती है, SN2 अभिक्रिया में यदि क्रियाधार L फॉर्म का है
तो हमें जो उत्पाद है वो डी फॉर्म में मिलता है, या अगर क्रियाधार डी फॉर्म में है तो उत्पाद एल फॉर्म में मिलने लगता है। इस घटना को कहते हैं हम लोग वाल्डन प्रतिलोमन। वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं। अच्छा देखो, इसका एक एग्जाम्पल भी देखा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति हमसे कहे एग्जाम्पल, ये तो मैंने जनरल फॉर्म में एक अभिक्रिया लिख के आपको दिखा दी थी, लेकिन अगर कभी हम लोग इसका एग्जाम्पल ढूंढने चले तो उसको ढूंढ सकते हैं। तो देखो बेटा, एग्जाम्पल के लिए मैंने एक कंपाउंड लिया है CH3Cl को। CH3Cl नाम के एल्किल हैलाइड से विक्रिया करवाएंगे। तो देखो CH3Cl को लिख कैसे सकते हैं, या तो आप ऐसे लिखो, या समझने के लिए अच्छा रहेगा क्या, C उस पर बेटा कितने H जुड़े हुए हैं, 3, और सामने की ओर क्या लगा हुआ है, Cl। अच्छा होता क्या है, जैसे ही इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल मान लेते हैं, अच्छा ये न्यूक्लियोफाइल मान लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, क्योंकि Cl पर भी होगा क्या, ये बॉन्ड Cl की ओर खिसकेगा, तो Cl पर थोड़ा सा निगेटिव चार्ज और कार्बन पे थोड़ा सा कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो OH सामने से तो अटैक कर नहीं सकता है, क्योंकि ये निगेटिव वाला इस निगेटिव चार्ज पार्टिकल को हटा देगा। तो OH पीछे से अटैक करेगा आकर। देखो कैसे अटैक करेगा, इसको बना लेते हैं। सबसे पहले C, और C पर मैंने बोलता था कि Cl का बॉन्ड अब धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगा। हाइड्रोजन को बना लेते हैं, 3 हाइड्रोजन थे तो मैंने 3 हाइड्रोजन बना लिए, और OH पीछे से अटैक करेगा आके। इस विशेष अवस्था को आपने नाम दिया था संक्रमण की अवस्था या संक्रमण अवस्था। तो ये बिल्कुल ये वाली अवस्था है। आगे मैं बोल रहा था कि नेक्स्ट टाइम पे स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाती है और धीरे से क्लोरीन जो होता है वो निकल जाता है। अगर क्लोरीन निकल कर बाहर हो जाएगा Cl माइनस चार्ज, और ध्यान देने वाली बात है कार्बन लेफ्ट पर इस बार OH माइनस चार्ज जुड़ेगा, और जितने भी हाइड्रोजन है ये राइट की ओर हो जाएंगे। ये OH इन हाइड्रोजन को अपने से क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा, और हाइड्रोजन सारे राइट में हो गए। अब ध्यान देने वाली बात है, इस यौगिक का छाता देखो अभी इधर की ओर बना था, कार्बन के लेफ्ट पर छाता था, और हैंडल देखो राइट पर था। अब इसका क्या हो गया है, अब इसका छाता राइट पर हो गया है, और इसका हैंडल कहां पर हो गया है, लेफ्ट पर। इसका मतलब है यौगिक पूर्ण रूप से अपने रूप को क्या कर चुका है, परिवर्तित कर चुका है। पूछेगा ये कौन सा फॉर्म था यौगिक का, बेटा ये डेक्स्ट्रो फॉर्म पर था, लेकिन जब अभिक्रिया हुई और ये पदार्थ बनकर तैयार हुआ तो बेटा ये था लीवो फॉर्म, इसलिए एल फॉर्म में लिखे देता हूं। तो बेटा ये एग्जाम्पल हो गया, ये द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो गई। अभी क्या पढ़ते हैं कि कौन से एल्किल हैलाइड पर द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अच्छी होती है और किस पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN2 अभिक्रिया धीमी होती है। इसको नोट कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं उसको। SN2 अभिक्रिया का त्रिविम रसायन। त्रिविम रसायन का मतलब फिर हमको वही चीज ढूंढनी है कि हम लोगों को एक कायरल कार्बन युक्त एल्किल हैलाइड चाहिए। कायरल कार्बन का समझ गए, एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं या समूहों द्वारा क्या हो, जुड़ी हो, और फिर उस पर इसी अभिक्रिया को समझाना है हमें। तो भैया ले लेते हैं एक ऐसा कोई कंपाउंड जिसपे कार्बन परमाणु पर कायरलता का गुण पाया जाता हो, और यही बात समझा देते हैं। तो मैंने एक कंपाउंड ले रखा है, देखो फॉर्मूला क्या है, C2H5, और बेटा यहां जुड़ा हुआ है Br। अच्छा होगा क्या, क्योंकि कार्बन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी अधिक है, इसलिए बॉन्ड ब्रोमीन की ओर खिसक जाएगा, जिससे ब्रोमीन पर आंशिक रूप से ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक रूप से कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश। अब हम इस पर कराएंगे किसी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन। तो मैंने 2 न्यूक्लियोफाइल आपको लिखाए थे, एक Cn माइनस चार्ज और दूसरा OH माइनस चार्ज। मैं OH माइनस चार्ज को लेकर अभिक्रिया को सॉल्व कर रहा हूं। तो होगा क्या, देखो संक्रमण अवस्था का निर्माण होगा, और संक्रमण अवस्था के निर्माण में देखो OH सामने से तो अटैक कर नहीं सकता, तो OH अटैक करेगा बैक साइड से, और जब बैक साइड से अटैक करेगा OH,
C2H5 और बेटा यहां लिखा हो YH। ये Br का जो बॉन्ड होगा वो धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगा और इधर OH माइनस चार्ज का बॉन्ड धीरे धीरे अटैच होने लगेगा। तो Br माइनस चार्ज के फॉर्म में धीरे से अलग होने लगेगा और OH माइनस चार्ज के फॉर्म में ये धीरे धीरे अपने बॉन्ड को बनाने लगेगा। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आंशिक रूप से। इस अवस्था को आपने नाम दे दिया था संक्रमण अवस्था। अगर संक्रमण अवस्था के बाद होता क्या था, मैं नेक्स्ट लाइन बना देता हूं एरो का साइन। ब्रोमीन शीघ्र ही आयन में टूटकर अलग हो जाता था, तो मैंने ब्रोमीन को शीघ्रता से आयन के रूप में तोड़कर अलग कर दिया और जैसे ही उसको आयन के रूप में तोड़ा OH माइनस चार्ज को मैंने यहां से क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इस प्रकार से कंपाउंड बनकर तैयार होता था। अगर तरीका तकरीबन वही है जो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है कि हमेशा OH जो है वो बैक साइड से अटैक करेगा और अभिक्रिया में हिस्सा लेगा। अभी ये तो हो गया, कहता है कि SN2 अभिक्रिया का त्रिविम रसायन। आप स्ट्रक्चर फॉर्मूले में किस प्रकार से SN2 अभिक्रिया को दिखा पाते हो। अभी आता है एक और चीज कि SN2 अभिक्रिया में RX की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम आपको यह पता करना है कि SN2 अगर अभिक्रिया होनी हो तो कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे उचित रहेगा और कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे अनुचित रहेगा। अर्थात किस प्रकार के एल्किल हैलाइड में SN2 अभिक्रिया फास्ट होती है और कौन से एल्किल हैलाइड में SN2 अभिक्रिया के होने के चांस सबसे कम रहते हैं। तो मैं सबसे पहले एग्जांपल लिख देता हूं, फिर समझाते हैं आखिर क्यों ऐसा है। तो बेटा SN2 अभिक्रिया सबसे तीव्र होती है मेथिल क्लोराइड पर, CH3Cl पर SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। इससे कम होती है CH3CH2Cl पर। बेटा उससे भी कम होती है CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3Cl और बेटा सबसे कम होती है इस पर। अर्थात कहने का अर्थ है ये मेथिल क्लोराइड है, ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है और ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। सबसे अच्छा जो SN2 अभिक्रिया होती है वो मेथिल क्लोराइड पर, उससे थोड़ा सा कम अच्छी SN2 अभिक्रिया होती है एथिल क्लोराइड पर या प्राइमरी एल्किल हैलाइड पर। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड पर जो SN2 अभिक्रिया होती है वो बहुत कम अच्छी होती है और टर्सरी वाले पे तो SN2 अभिक्रिया होने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। अभी बात आ जाएगी सर जी आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम है कि मेथिल क्लोराइड पर SN2 अभिक्रिया सबसे अच्छी होने के चांस है और टर्सरी वाले पर SN2 अभिक्रिया होने के बिल्कुल भी चांस नहीं है। देखो इसके फिगर से समझ लेते हैं, चित्र से अगर इसको समझ जाओगे मेरे ख्याल से ज़्यादा बातें लिखाने लायक नहीं बचेंगी। देखो तो मैं दो चीज़ों को लूंगा, एक सबसे पहले कंपाउंड को और एक लास्ट वाले को। देखूंगा इसमें क्यों SN2 अभिक्रिया अच्छी हो जाती है, लास्ट वाले में SN2 अभिक्रिया में क्या प्रॉब्लम है। धीरे धीरे अपना बना लीजिए कि ऐसे इधर की ओर जाने पर SN2 अभिक्रिया क्यों कम होने लगती है। देखो बेटा CH3Cl को बनाओगे तो Cl सामने जुड़ा है, H को ध्यान देने वाली बात है तो H इस प्रकार से जुड़ा है या ऐसे सोच सकते हैं H यहां जुड़ा है। अब H यहां जुड़ा होगा, अभिक्रिया में होगा क्या, अगर हम न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल सामने से नहीं बल्कि कहां से अटैक करेगा, पीछे से, और उसको पीछे से अटैक करने की जगह चाहिए। देख लेना पीछे के से अटैक करने की जगह कहां कहां है, यहां से और यहां से। ये मेथिल क्लोराइड पर हो गया। टर्सरी वाले को देखते हैं बेटा, ध्यान से देखो, इसका चित्र बनाते हैं। चित्र थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। C लिखा हुआ है, सिंगल बॉन्ड Cl लिखा है, यहां CH3 है तो इस पर 3H, फिर इस पे 3H, फिर इस पे 3H। अभी क्या लगता है अगर इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया गया, अभी मैं मानता हूं न्यूक्लियोफाइल सामने से तो अटैक कर नहीं सकता, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से। अब देखो बैक साइड से मैं देखता हूं तो हाइड्रोजन और कार्बन की फील्डिंग बिल्कुल टाइट है,
और न्यूक्लियोफाइल के पास इतनी क्षमता नहीं कि वो इस फील्डिंग को पार करके कहां जा सके, अंदर। अभी ध्यान देने वाली बात है, यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन की क्राउडिंग, भीड़ ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ तो जाएगा, लेकिन पीछे से अटैक करते हुए कार्बन से आसानी से नहीं जुड़ पाएगा। सोचने वाली बात है, अगर पीछे से कार्बन से जुड़ नहीं पाएगा तो संक्रमण अवस्था भी नहीं बनेगी। यदि संक्रमण अवस्था नहीं बनती तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। लेकिन मेथिल क्लोराइड में क्या था, क्या अभी आप देख के समझ सकते हो, क्या हाइड्रोजन की क्राउडिंग इतनी ज्यादा है जितनी की टर्सरी में होती है? क्राउडिंग कम है। क्योंकि क्राउडिंग कम है, भीड़ कम है हाइड्रोजन की, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है कार्बन पर। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है, जितनी कम क्राउडिंग, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उतना आसान बैक साइड से, जितनी अधिक क्राउडिंग, न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड से अटैक उतना ही मुश्किल। इसलिए मैंने पहले ही बता दिया है, मेथिल क्लोराइड पर अटैक आसान है, न्यूक्लियो SN2 अभिक्रिया बहुत अच्छी होगी, अच्छे कंपोनेंट प्राप्त होंगे। लेकिन टर्सरी पर अगर आपको ऐसा लगता है, टर्सरी एल्किल हैलाइड पर आपको लगता है SN2 अभिक्रिया, भैया मेरे हिसाब से वो कठिन है। टर्सरी पर क्यों कठिन है? क्योंकि बैक साइड से बेटा जगह ही नहीं मिल रही है कि आक्रमणकारी अभिकर्मक वहां से अटैक करके जुड़ सके। तो इस बात को विशेष ध्यान रखना है। अब मैं इस बात को क्या कर देता हूं, मिटा देता हूं, क्योंकि ये बात आपके पास नोट में तो रह नहीं जाएगी। तो भैया इस बात का क्या है कि नॉलेज बहुत अच्छा आपको रखना है, क्योंकि हमको भी कुछ बातें लिखनी है। अच्छा, इसी में से मैं एक बात जबरदस्ती अपने मन से जोड़ देता हूं। क्या? ये तो हुआ SN2 अभिक्रिया के लिए, लेकिन SN1 अभिक्रिया उसमें सबसे अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ आयन में अच्छा टूट जाता है, और आयन में टूटने वाले की बात होती है SN1 पर, और पीछे से अटैक करने वाली बात होती है SN2 पर। तो ये क्रियाशीलता का क्रम आपने लिख लिया। कोई पूछता है आखिर क्यों टर्सरी वाले पर क्रियाशीलता सबसे कम हो गई SN2 की, तो आप बताओगे इस घटना का एक विशेष नाम दिया गया है, त्रिविम विन्यासी बाधा के कारण। त्रिविम का मतलब है पीछे के, त्रिविम का वैसे होता है चारों ओर, चारों ओर। विन्यासी का मतलब है संरचना के दौरान, बाधा का मतलब बाधा उत्पन्न की गई है। इसका जब सूत्र बनाया था, पीछे की ओर आपने देखा था, सूत्र द्वारा या संरचना द्वारा क्या उत्पन्न की गई थी? बाधा। किसके लिए? न्यूक्लियोफाइल के लिए, कि न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, इसका कारण, इसका कारण त्रिविम विन्यासी बाधा है। त्रिविम विन्यासी बाधा, बेटा इसका एक और नाम है स्टेरिक हिंड्रेंस। त्रिविम विन्यासी बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो इसको आप इस प्रकार से तैयार रखोगे, स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम विन्यासी बाधा इसको बोलते हैं। तो SN2 अभिक्रिया में आप इसको आसानी से पढ़ चुके हैं। तो बेटा SN2 अभिक्रिया जो थी उसको तो हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन अभी भी कुछ बातें उसकी रह जाती हैं। जैसे मैं एक दो बातें यहां पर लिख देता हूं। पहली बात, CH3Cl का जल अपघटन। बेटा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान रखना, मैं स्टार बना देता हूं यहां पर इंपॉर्टेंट लाइन के कारण। CH3Cl का जल अपघटन SN2 अभिक्रिया के द्वारा होता है। अगर कोई हमसे पूछेगा मेथिल क्लोराइड का जल अपघटन किसके द्वारा होता है, आप बताओगे SN2। अच्छा, मेथिल क्लोराइड का जल अपघटन SN2 अभिक्रिया SN2 द्वारा होता है, क्यों बता सकोगे? क्योंकि मेथिल क्लोराइड जल्दी से आयनों में नहीं टूटता है। SN1 की तो बात खत्म हो गई। दूसरा जरा देखो, CH3 में से H जो है वो ज्यादा फील्डिंग टाइट नहीं कर पाएंगे। 3 हाइड्रोजन है, आसानी से पीछे बैक साइड से अभिकर्मक क्या कर सकता है? अटैक कर सकता है और अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो एक विशेष बात याद रखना है आपको हमेशा। आपसे अगर पूछा जाए मेथिल क्लोराइड का जल अपघटन कैसी अभिक्रिया है, आप बताओगे SN2 अभिक्रिया है। एक और बात देखो बेटा, यही ध्यान रखने वाली बात है, शायद आप समझ जाओ। तृतीयक एल्किल हैलाइड। अच्छा, तृतीयक एल्किल हैलाइड
तृतीयक एल्किल हैलाइड ये वाला है बेटा, लास्ट वाला। अगर तृतीयक एल्किल हैलाइड लास्ट वाला है तो आप इस बात को आसानी से समझ सकते हो। अच्छा, इसमें से क्या है, क्राउडिंग क्योंकि ज्यादा है पीछे की ओर तृतीयक में। SN2 अभिक्रिया का होना असंभव है, क्यों? क्योंकि पीछे से जब अभिकर्मक आएगा तो अटैक करके वो कार्बन से जुड़ नहीं पाएगा। तो इस बात को बताएंगे कि जो तृतीयक एल्किल हैलाइड होता है, इसका जो जल अपघटन होता है, जल अपघटन SN1 अभिक्रिया है, SN1 अभिक्रिया है। SN1 अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि तृतीयक एल्किल हैलाइड आसानी से आयन में टूट जाता है। और मैंने बताया था, इस बात को विशेष ध्यान रख लो और अपने दिमाग में भी भर लो, जो पदार्थ आयनों में जल्दी से टूटेगा वो SN1 अभिक्रिया में हिस्सा लेगा, और जो पदार्थ पीछे क्राउडिंग कम रखेगा वो SN2 अभिक्रिया में हिस्सा लेगा। क्योंकि तृतीयक है, पीछे क्राउडिंग ज्यादा है, SN2 नहीं हो सकता है, SN1 ही हो सकता है, और ये आयनों में भी शीघ्रता से टूटता है। एक और नंबर लिख लेंगे कि द्वितीयक जो एल्किल हैलाइड होते हैं, अगर इनका जल अपघटन कराया जाए, अपघटन SN1 व SN2 दोनों अभिक्रियाओं द्वारा होता है, दोनों अभिक्रियाओं द्वारा होता है। अच्छा, इसका भी रीजन बता सकते हैं, क्यों? क्योंकि द्वितीयक एल्किल हैलाइड आसानी से आयनों में भी टूट जाता है, इसलिए SN1 हो सकता है। और द्वितीयक एल्किल हैलाइड में पीछे की ओर क्राउडिंग रहती है, लेकिन इतनी अधिक नहीं होती जितनी कि तृतीयक में है। तो क्योंकि द्वितीयक में पीछे की ओर क्राउडिंग भी कम रहती है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करके जुड़ सकता है। तो देखो मैं क्या बताता हूं, एक बात मैं दोबारा से इस बात को रिपीट कर रहा हूं, दोबारा से क्या मैं 3 या 4 बार बता चुका हूं, फिर से लास्ट में बताएंगे। जो कंपाउंड आयन में ब्रेक हो सकता है अच्छे से, वो SN1 अभिक्रिया अच्छी करेगा, और जो कंपाउंड पर पीछे की ओर क्राउडिंग कम है वो SN2 अभिक्रिया अच्छी करेगा। तो जब भी कभी SN1 और SN2 के लिए हम लोगों से बात की जाएगी, हम 2 बातें केवल बताएंगे। अगर आयन में टूट रहा होगा SN1 की ओर जाएगा, अगर पीछे की ओर क्राउडिंग कम रखेगा तो SN2 अभिक्रिया करवा सकेगा। फिलहाल आपको ये 3 लाइनें जरूर नोट कर लेनी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कोर्स में आ सकता है। इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं, और फिर बहुत छोटी सी बात रह जाती है, बस उसको सॉल्व कर लेते हैं। कहता है SN2 अभिक्रिया के पक्ष में प्रमाण, अर्थात कौन कौन सी चीजें हमें इस बात का इंफॉर्मेशन दे सकती हैं कि अभिक्रिया SN2 थी। पहली इंफॉर्मेशन क्या मिली कि अभिक्रिया का जो वेग था, उसमें से अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं की टोटल जो घात थी वो 2 थी, 1 और 1 घात 2, अर्थात कोटि का 2 होना। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया जो SN है और उसमें से कोटि 2 है तो उसका नाम है SN2 रिएक्शन। अच्छा, अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है, ये SN2 की पहचान होती है। तो SN2 अभिक्रिया की पहली पहचान कोटि का 2 होना, और अभिक्रिया का वेग न्यूक्लियोफाइल और क्रियाधार दोनों पे डिपेंड करना। दूसरा, वाल्डन प्रतिलोमन की घटना में, वही वाल्डन प्रतिलोमन का मतलब है यौगिक का छाते की तरह क्या हो जाना, उलट जाना। जैसे तेज हवा में आपने देखा होगा कि छाता जो होता है जस्ट विपरीत दिशा में पलट जाता है, वैसे ही यौगिक भी पलट जाता था और एल फॉर्म का हो जाता था डी, और डी का हो जाता था एल। तीसरा, त्रिविम विन्यासी बाधा द्वारा अभिक्रिया की संभावना। त्रिविम विन्यासी बाधा अगर अधिक क्राउडिंग रखती है तो अभिक्रिया धीमी रहेगी, अगर त्रिविम विन्यासी बाधा की क्राउडिंग कम है तो अभिक्रिया का वेग कैसा रहेगा, तीव्र रहेगा। तो इससे हम एक पहचान बना सकते थे कि अभिक्रिया SN2 है अगर त्रिविम बाधा विन्यासी बाधा उत्पन्न हो रही है। अगला नंबर जो है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सारी चीजों को ध्यान से देखेंगे। कहता है SN अभिक्रिया, अर्थात SN1 की भी बात हो गई, यहां SN2 की भी हो गई, दोनों की बात करें। कभी SN लिख कर आ जाए, आप इसको अपने मन से कुछ मत समझना। SN अभिक्रिया का मतलब है इसमें से SN1 भी सम्मिलित है, इसमें से SN2 भी सम्मिलित है। कहता है अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात कौन सी सिचुएशन पर SN1 अभिक्रिया होगी और कौन सी सिचुएशन पर SN2। तो सिचुएशन का तो मैं बता चुका हूं, आयन में टूटने की संभावना अच्छी हो जाए SN1, अगर बाधा उत्पन्न हो जाए त्रिविम विन्यासी बाधा SN2। देखो मैं क्या पढ़ के सुनाता हूं। कहता है अधिक ध्रुवीय विलायक
अधिक ध्रुवीय विलायक का मतलब है जो खुद भी आयनों में टूटने की संभावना कैसी रखता है, ज्यादा। तो कहता है अगर अधिक ध्रुवीय विलायक होगा तो फिर SN1 अभिक्रिया संपन्न होगी। अर्थात क्या, जो अधिक ध्रुवीय विलायक होता है वो एल्किल हैलाइड को ज्यादा से ज्यादा आयन में तोड़ता है, क्योंकि खुद अधिक ध्रुवीय है। अभी सोचने वाली बात है, अगर अधिक ध्रुवीय विलायक हुआ तो वो एल्किल हैलाइड को भी तो ज्यादा से ज्यादा आयन में तोड़ेगा, और जब आयन में ज्यादा तोड़ेगा तो ध्यान देने वाली बात है SN1 अभिक्रिया का संपन्न होना की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि SN1 अभिक्रिया में पदार्थ का आयनों में टूटना क्या था, जरूरी था। उसका कारण भी लिखा है, अधिक आयनन, क्योंकि आयनन की मात्रा कैसी होती है, ज्यादा। फिर मैं दोबारा से पढ़ेगा, अधिक ध्रुवीय विलायक ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा, और ज्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा SN1 अभिक्रिया। मैंने इसको समझने के लिए दो रिएक्शन भी लिख रखी है। अच्छा, ये भी लिखा है, अगर SN1 अभिक्रिया होगी तो SN2 की संभावना कैसी हो जाएगी, कम। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाई है C2H5OH से। आपको कोई सर जी विलायक अर्थात एथिल ब्रोमाइड को किसमें डाला गया है, एथिल अल्कोहल में घोला गया है। यहां उसी मेथिल ब्रोमाइड को जल में घोला गया है। अब इस बात का तो तुमको नॉलेज नहीं है तो पता कर लो, जल अधिक ध्रुवीय विलायक है, और क्योंकि जल अधिक ध्रुवीय विलायक है, जल मेथिल ब्रोमाइड को ज्यादा से ज्यादा आयन में तोड़ेगा, और आयन में तोड़ेगा तो जो अभिक्रिया होगी वो होगी SN1। मेथिल ब्रोमाइड को एथेनॉल भी ध्रुवीय विलायक है, लेकिन एथेनॉल की ध्रुवीयता बहुत कम होती है, अर्थात ये जल्दी से बहुत कम ध्रुवीय है। अगर कम ध्रुवीय है तो आयनों में ये टूटेगा नहीं, और नहीं टूटेगा तो आयन में न टूटने पर कौन सी अभिक्रिया होती है, SN2। टूटने पर SN1 और न टूटने पर SN2। कहता है निष्कासित समूह की प्रकृति, कहता है सिंगल बॉन्ड X का, या ऐसा भी लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड X का X माइनस चार्ज के रूप में हटने का क्रम। अच्छा, सोचने वाली बात है, अगर X जल्दी से माइनस चार्ज में अलग हो जाएगा, अर्थात आयन बन गया, और आयन बन गया तो विक्रिया कौन सी होगी, SN1। तो इनमें से मैंने क्रम लिखा है, आयोडीन आयन के रूप में सबसे शीघ्रता से टूटता है, SN1 अभिक्रिया ज्यादा होने की संभावना। ये थोड़ा सा कम आयनों में टूटता है, SN1 के संभावना घट गई, इसमें SN1 की संभावना और घट गई, क्योंकि Cl माइनस चार्ज जल्दी से आयनों में टूटता नहीं है, और F माइनस चार्ज तो और भी आयनों में जल्दी से नहीं टूटता है। तो मैं क्या सोचूंगा, ये सबसे अधिक आयनों में टूटता है, इसलिए यहां पर SN1 की संभावना सबसे अधिक है, SN2 की सबसे कम। ये आसानी से आयनों में नहीं टूटता है, तो यहां SN2 की संभावना सबसे ज्यादा है, SN1 की संभावना सबसे कम। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको ध्यान रखेंगे, SN1 की संभावना आयन में जल्दी से टूटेगा, SN1 की संभावना अधिक है, SN2 की कम है। यह आयनों में आसानी से नहीं टूटता है, SN2 की संभावना ज्यादा है, SN1 की कम है। लास्ट नंबर बेटा, अभी 2 नंबर रह गए। कहता है SN1 का वेग न्यूक्लियोफाइल पर निर्भर नहीं करता है। अच्छा, SN1 का वेग न्यूक्लियोफाइल पे निर्भर नहीं करता। अरे यार, मुझे याद है SN1 अभिक्रिया में न्यूक्लियोफाइल तो तब आता था जब पदार्थ पहले आयनों में टूट चुका होता था, और तुमको याद है पदार्थ जब आयनों में टूटता था वही स्टेप स्लो स्टेप था। तो स्लो स्टेप पर ही अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, क्योंकि और स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल तो था ही नहीं, तो क्योंकि स्लो स्टेप पर न्यूक्लियोफाइल नहीं था, SN1 अभिक्रिया पर अभिक्रिया का वेग न्यूक्लियोफाइल पर डिपेंड नहीं करता है। अभी लास्ट नंबर लिखा है SN2 की संभावना प्रबल न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में बढ़ जाती है। प्रबल न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति का अर्थ देखो, मैं बता दूं प्रबल का अर्थ क्या है, जुड़ने की संभावना ज्यादा रखता है। ध्यान देने वाली बात है, आप इसको विशेष याद रखोगे। सबसे प्रबल न्यूक्लियोफाइल ये है, और क्योंकि सबसे प्रबल न्यूक्लियोफाइल ये है, ध्यान देने वाली बात है, SN2 की संभावना प्रबल न्यूक्लियोफाइल पर अधिक होती है। तो अगर ये वाला ग्रुप अवेलेबल है तो यहां पर अभिक्रिया हो सकती है SN2। धीरे धीरे SN2 की क्षमता घटने लगेगी, और SN2 की जब भी क्षमता घटी है, SN1 की क्षमता क्या है, बढ़ी है। और NO3 एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जहां पर SN1 अभिक्रिया की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इसको विशेष ध्यान रखना। देखो मेरे से कभी क्वेश्चन कैसा आ सकता है, कहता है Cn माइनस चार्ज और Br माइनस चार्ज में SN1 अभिक्रिया की संभावना किसमें अधिक होगी, Cn माइनस चार्ज में कि Br माइनस चार्ज में। तो मैं Br माइनस चार्ज में SN1 की संभावना कैसी होगी, अधिक।
लेफ्ट पर SN2 की संभावना अधिक और राइट पर SN1 की संभावना अधिक। तो आपने बेटा SN1 और SN2 दोनों अभिक्रियाओं को पढ़ा है। तो ये हम लोगों के आर्टिकल कंप्लीट हैं, बाकी की पढ़ाई हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे।